अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में ही होगा, इस बात की तस्दीक हो गई है, कंफर्म हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया था और आज इकरार किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहले ईरानी सफ़ीर से, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की और उसके बाद ईरान की जानिब से अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान सामने आया है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान का वफ़द जो है वो पाकिस्तान जाएगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मंगल के रोज़ ये वफ़द जो है पाकिस्तान आ सकता है। आपने हुर्मज़ में अमेरिका अब ईरानी जहाज़ों को भी रोक रहा है, जिसके ऊपर ईरान का ये कहना है कि ईरानी जहाज़ों को रोकना, उनके ऊपर फायरिंग करना, ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है जो अमेरिका की जानिब से की गई है और ईरान इस हवाले से अपना हक महफूज रखता है जवाब का। अमरीकी सदर कह चुके हैं कि अगर ईरान के साथ मुआहदा हो गया तो वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि अगर अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी दौरा पाकिस्तान मुतवक्के हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं और मुज़ाकरात किसी नहज पर पहुंचते हैं और क्या मुआहदा होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं अमरीकी सदूर और ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा हो सकता है। जबकि नेतन्याहू जो इस्राएली वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से धमकियों का सिलसिला अब भी जारी है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के साथ हम हालत जंग में हैं, अभी कुछ भी तय होना बाकी है और जो चीजें कही जा रही हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी वक्त इस मामले के ऊपर गैर मामूली पेशरफ्त हो सकती है। तो क्या मामला आगे बढ़ सकते हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं इसके मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो सकते हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं मेहमानों से आपको तारुफ कराऊं, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जरा बताइएगा कितने इम्कानात हैं कि मुआहदा हो जाएगा और ये मामला जो है, जो मशरिक़ वस्ता में एक जंग छिड़ चुकी है, उसके बाद जो है मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और मुआहदे के कवी इम्कानात आपको कितने लगते हैं? देखिए, मैं तो 99.9% श्योर हूँ कि ये मुआहदा हो जाएगा। अच्छा, बाकी 1% ज़ाहिर है हम रखते हैं अनफोर्सीन के लिए कि अगर मुआहदा नहीं होता और कुछ लिटिगेटेड रह जाती है टेक्निकलिटीज, तो वो बाद में भी रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड राउंड है, पहले राउंड के अंदर सारी चीज़ें तय हो गई थी और दोनों के जो डिमांड्स थी वो दोनों के साथ एक्सचेंज हो गई थी और मीडिएटर ने उनके ऊपर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था और वो एक दूसरे को जो है वो कन्वे कर दिया था पाकिस्तान ने। तो वी आर ऑन बोर्ड। उसके बाद आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब ईरान के 3 दौरे पे गए, तो वहाँ उन्होंने सारी बातें यहाँ पर उनसे तय की हैं और इससे सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे ग्राउंड को साजगार किया है, माहौल साजगार किया है और उनको कुछ चीज़ों की एश्योरेंस और कन्विंस करने की कोशिश की गई। इसी तरह से अमेरिका की तरफ से भी हमने जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ राब्ते में है, खासतौर पर उनकी जो यहाँ पे सफीर है मुनट्याले बेकर, उनके साथ राब्ते में है पाकिस्तान और उनके जरिए से काफ़ी चीज़ें उनको कन्वे कर दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से कल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो कल 2 जहाज़ों पर फायर हो गया, अमेरिका ने क्लेम किया कि जी ईरान ने फायर किया है, फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज़ों पर ईरान का दावा जो उनका जहाज़ उन्होंने कन्फिस्केट कर लिया है उसको और उस पर फायर भी किया है, जिसकी पिक्चर्स भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ये दोनों का सीज फायर वायलेशन का एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ाम है। लेकिन अभी आपने बताया कि जैसे आपको पता है कि ये अभी कंफर्म हो गया है कि दोनों डेलीगेशंस विल बी अराइविंग टुमारो और इंशाल्लाह वी विल मेक देम सेट, उनको हम बिठाएंगे एंड डेफिनेटली इंशाल्लाह सेकेंड राउंड है तो उम्मीद है कि वी विल गेट दी 99.9% आउटकम, ठीक है, इन द फेवर ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द पीस। अब इसमें एक अहम है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों आपस में उस पर राजीनामा अगर हो जाता है तो ये कल हो जाएगा। और नदीम साहब, आपने हुर्मज़ का क्या बनेगा? ये मामला जो है क्या हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम यहाँ पर अपना कंट्रोल रखेंगे, अमेरिका इस बात पर तो राजी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि मुआहदे के अंदर आपने हुर्मज़ का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? मुस्तकबिल में यहाँ से जहाज रानी किस तरह तय पाएगी और रास्ता किस तरह क्लियर किया जाएगा, ये भी तय हो सकता है मुज़ाकरात में? देखिए, कंट्रोल तो ईरान का नेचुरली वहाँ पे है, लेकिन उसमें टॉल लेना या इस तरह का लेना, अभी ईरान को जब एक एग्रीमेंट के लिए बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि ईरान को थोड़ा सा इन कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे गिव एंड टेक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और उनको इससे दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसके ऊपर जब चाहे वो दोबारा आ सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। अभी अगर वो इस पे विड्रॉ भी करते हैं कि ठीक है हम अभी नहीं लेते टॉल,
बाद में फिर कभी उनकी पार्लियामेंट अगर कोई फैसला कर देती है तो वो उनके ऊपर लागू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे वो, और ये उसी तरह से जंग से पहले वाली जो सिचुएशन है स्टेटस को, उसके ऊपर ये वापस अभी देखिए इसके अंदर इसमें माइंस लगी हुई, अभी बहुत नैरो पैसेज है जहां से जहाज गुजर रहे हैं, ठीक है, जिनका को पता है कि वहाँ माइंस नहीं है, लेकिन वो अभी माइंस क्लियर होनी है क्योंकि उससे स्पीड फ्लो है, कॉन्वॉय की शक्ल में जहाज जा रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उनके ऊपर, तो ये भी क्लियर होना है। दूसरी चीज ये कि उनका जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर वो सख्ती दिखा सकते हैं कि जी ठीक है, जो फिजाइल मटीरियल है, न्यूक्लियर मटीरियल है, ठीक है, वो हम किसी थर्ड कंट्री को नहीं देंगे या ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, वी कैन गिव यू द एश्योरेंस कि भाई इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होगा या हम इसको पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके ऊपर अमेरिका को लचक दिखानी हो। ये दो ही पॉइंट है इस वक्त, ठीक है, जो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपस में। मेजर साहब, इसी हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था। आपने कहा ना कि यूरेनियम अफजूदा जो हो चुकी है उसका क्या बनेगा। रशिया ने भी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पेशकश की थी कि अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाना या फिर कहीं मुंतकिल करने के लिए हम हर तरह से जो है साथ देने को तैयार हैं, और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा था कि ये यूरेनियम जो है पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाए। अमेरिका किस चीज़ के ऊपर राजी होता है और क्या ईरान भी उस चीज़ के ऊपर राजी होगा? ये मामला भी मुज़ाकरात के एजेंडे का यकीनी तौर पर हिस्सा होगा। बिल्कुल, ये दो ही पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया जो इस वक्त दोनों के दरमियान चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट 5, अगर आधा पॉइंट है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी पे है कि जी बैलिस्टिक मिसाइल जो है हम अपनी मीडियम रेंज के जो बनाते हैं वो हमें बनाने की इजाजत होगी, उसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये ईरान की डेडलाइन है, ठीक है। और मटेरियल के ऊपर भी ये बात हो सकती है कि जी कितने परसेंट तक इसको आप नीचे ले आए वापस, अभी 60% में एनरिचमेंट हो चुकी है, उसको नीचे लाया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और पीसफुल मीन के लिए अंडर इंटरनेशनल जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की IAEA के थ्रू मॉनिटरिंग हो सकती है, तो सारा सिस्टम दोबारा से इन्फोर्स हो सकता है। बाकी जो सेकेंडरी है उसमें कि जी हम पे से सैंक्शन उठा ली जाएंगी, वो डेफिनेटली पहले डिसाइड हो चुका है। हमारे जो एसेट्स हैं वो उनको अनफ्रीज किया जाएगा, ये उनके अहम पॉइंट्स हैं। फिर अमेरिका कहता है कि जी आपकी जो प्रॉक्सीज है उनसे उनको डिसआर्म करेंगे आप, और उसी सूरत में जो है इसराइल जो है वो बैकआउट करेगा। उस तरह चीजें हैं बहुत सारी, अभी टेक्निकलिटी उनमें बाकी है कि हम किस तरह से ये होगा ये डिसाइड होना बाकी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल तक ये दोनों जो अहम पॉइंट है जिन पे ज्यादा इस वक्त है इशू, वो ये इशू कल मंगल की रात तक रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, इस मुआहदा इंशाल्लाह अगर मुआहदा हो भी जाता है तो इस मुआहदे की पासदारी दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी होगी, यानी कि अमेरिका और ईरान। इसके लिए किसी किस्म की कोई गारंटी की जरूरत होगी या दोनों ममालिक जो हैं उनके अंदर इतनी हम-आहंगी हो जाएगी कि मुआहदे के ऊपर दस्तखत के बाद कि दोनों मुल्क अपने तौर पर गारंटी दे सकेंगे कि इस मुआहदे की पासदारी भी होगी? बाद के दिनों में मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। मेजर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। खासतौर पे अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करने का मतलब ये कि कल को वो किसी को भी एक्सक्यूज बना के वो अटैक कर सकते हैं दोबारा। इसलिए इसके ऊपर डेफिनेटली ईरान वुड लाइक कि कोई गारंटी दे अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि वो खाली अमेरिका की गारंटीज पर तो नहीं चलेंगे, ये तो तय है। और उस पर गारंटी देने वाले ममालिक में आपको पता है चाइना है, रशिया है, ये बड़े मुल्क हैं, या पाकिस्तान और इस तरह से जो पाकिस्तान के साथ जो मिडिल पावर्स हैं उनके थ्रू भी वो कुछ चीज़ों की गारंटी लेना चाहेंगे। अमेरिका को इतना मसला नहीं है, अमेरिका तो कहता है आप राइटिंग में बैठे साइन करेंगे आप, ठीक है, वी डोंट रिक्वायर एनी गारंटियर, और मीडिएटर नीचे काउंटर साइन करे, हमारे लिए काफ़ी कि कल को अगर आपने कोई वायलेशन करते हैं तो हम दोबारा आर्माडा जो है यहाँ पहुँचा देंगे आपके सर के ऊपर। तो ये काफ़ी खौफनाक सी सिचुएशन है। ईरान को बहुत देखभाल कर ये करना है कि वो चीजें करना है जो फ्यूचर के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ट्रंप का दौर गुजारना इनके लिए ज्यादा अहम है। देखें 47 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इतने अरसे आगे भी हो सकता है कोई इस तरह का सरफिरा सदर ना आए, तो इसका टाइम इनको चाहिए कि गुजारें। ये जहन में रखें कि प्रोबेबिलिटी इस तरह के सदर के आने की बहुत रेयर है, तो इस टाइम को गुजार ले। उसके अभी 2-2.5 साल रह गए हैं, बस मैनेज करें और कोई इसके साथ जो है कोई इस तरह का एग्रीमेंट, ये कड़वा घूट भी किसी ना किसी तरह पीना पड़ेगा। अच्छा, इस्राइल किस तरह इस चीज अमल को सबूताज कर सकता है उसके तो हम बाद में आएंगे।
इंडिया की जानिब से जो खतरा है, अब इंडिया की अपोजिशन जमातें भी इस बात का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं कि भारतीय खारजा पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए। मोदी के इलाकाई और आलमी हिकमत अमली पाकिस्तान को तनहा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इंडिया के अंदर से प्रेशर है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर इंडिया को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया। इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म मोदी ये वाली बात करता हुआ नजर आते थे कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल तनहा कर देंगे। आज इंडिया का वही हाल हुआ है। तो जो खुद कहते थे दूसरे के लिए, आज खुद भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि खुद इंडिया बराह रास्त सामने नहीं आए, प्रॉक्सीज के जरिए मामला को खराब करे, खास तौर पर पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है, ये इंडिया को तो यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा। उसकी जानिब से भी किसी किस्म की कोई शरारत हो सकती है, उसको काउंटर करना और उस हवाले से भी अवेयर रहना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई, मैं समझता हूँ कि वो जख्मी जो है वो गीदड़ की तरह जो तड़प रहा है, वो इस वक्त से इंडिया है या इजराइल है। यही दो दुनिया में मुल्क है। और आप देखिए कि मोदी साहब ने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। 2 दिन पहले ही अटैक से अब वो इजराइल पहुंचे और इजराइल में पार्लियामेंट से और बड़े हारफुल पहन के ये वहां से आए हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया पे इन पे लानतान हो रही है, इसीलिए आइसोलेट हो गए, इररिलेवेंट हो गए ये किसी मीडिएशन में, क्योंकि ये पार्टी हो गई। अब बाद में ये कहते हैं कि जी हम मीडिएशन में हो सकते थे, हमारा ईरान के साथ बड़ा नहीं। जब आप पार्टी हो गए, आप इजराइल के साथ चले गए, वहां से हारफुल पहन के आ गए, उनके मेडल्स लेकर आ गए, उनकी पार्लियामेंट से खिताब, तो आपकी वैल्यू अब एज ए वो तो जीरो हो गई। बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है भारत। आपको पता है खासतौर पर मोदी की जो हुकूमत है, ये वैसे भी है कि गुजरात का कसाई कहलाता है। इनकी हुकूमत से कोई बैद नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने देखें इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है, इसको सैबोताज कर सकते हैं। बिल्कुल ये हमें बहुत हाई लेवल को देखना होगा इसके ऊपर। वो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी यहाँ पे आए डिग्निटरीज, लेकिन ये इस मौके से फायदा उठाकर पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल हमें मॉनिटर करना होगा। और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे ज्यादा नॉलेज है और वो सारी इन चीजों को देख के चल रहे हैं। भारत का मुस्तकबिल अब इस खत्ते में तबाह हो गया। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की गवर्नमेंट का अब खात्मा होने वाला है और जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इस रीजन के अंदर अब भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा, ताकि ये सारक को बहाल करना पड़ेगा। जो भी मामलात हैं उनको ठीक है बैठ के रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तो दुनिया पे आप पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं हम, ठीक है। दुनिया में ग्लोबली जो लीडर्स हैं उनके साथ हमारे नाम आ रहे हैं और रीजनल एरिया में तो हम जैसे मुस्लिम कंट्रीज का तो हम लीडर के तौर पर सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल डिफेंस के लिए हमारे पास लाइनें लगी हुई, मैं आपको बताऊं। ठीक है मेजर साहब, साथ रहिएगा। नईम कुरैशी साहब सीनियर तजज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये जो सूरत हाल चल रही है इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम बात कर रहे थे मेजर रिटायर नदीम शेख साहब से और इंडिया की शरारत की बात कर रहे थे कि वहां से कोई ना कोई मामला हो सकता है इस तमाम तर अमल को सबोताश करने के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की इस तरह की एक्टिविटी से खुश नहीं है। और जिस तरह तशक्कुर के पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया से शुक्रिया अदा हो रहा है, किसी सूरत इंडिया को कबूल नहीं होगा। इंडिया की अपोजिशन जमातें भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर दुनिया भर में मैदान मार लिया है। तो इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा भाईचारे के साथ अपने पड़ोसियों के साथ रहने के लिए। और नईम साहब एक और अहम चीज, क्या मोदी सरकार के दौर के अंदर यह भाईचारा हो सकता है या हमको अगली हुकूमत का इंतजार करना होगा कि कांग्रेस की या कोई और सी हुकूमत आती है तो वो इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाए? मोदी सरकार मजबूर हो सकता है कि अच्छे ताल्लुकात हो पड़ोसियों के साथ? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है इस वक्त आलमी सतह पर शदीद तन्हाई का शिकार हो चुका है। यही तन्हाई वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनाना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा ना हो सका और भारत के लिए ये बदकिस्मती की बात है। देखिए भारत जो है वो आज इसलिए तन्हा नहीं है कि आज पाकिस्तान दुनिया में जो है अपनी सिफारती कामयाबी के नतीजे में जो है इस वक्त दुनिया के उफक पर रोशन है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको याद होगा कि भारतीय हुकूमत की अपनी, यानी आप अंदाजा लगाइए सरकारी सतह पर जो है जो खालिस्तान के रहनुमा हैं उनके कनाडा में उन्हें कत्ल करवाया गया, अमेरिका में कत्ल करवाने की कोशिशें की गई, जिसके नतीजे में
बदनामी जो है वो भारत का मुकद्दर बनी और उस वक्त से भारत जो है आलमी सतह पे डिस्क्रेडिट होता चला गया। और अब सूरत हाल ये है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के साथ भी कोई शरारत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस वक्त इस पोजीशन में है। अगर भारत ने इस मौके पे ऐसी कोई कोशिश की तो वो और मजीद बदनामी का सबब होगा और मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या मोदी के दौर में हमारी दोस्ती हो सकती है, क्या हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, यकीनी तौर पे वो हो सकते थे। पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की कि अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की कोशिश करें, लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर में जो कुछ किया उसके बाद इसके इम्कानात खत्म हो गए। उसके बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करती रही मोदी सरकार, उसके नतीजे में ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। हत्ता कि फिर मई में हम पहुंचे, मई 2025 में हम पहुंचे और फिर भारत को एक बहुत जबरदस्त किस्म का हमने सबक दिया। तो मुझे नहीं लगता कि हम भारत के साथ जो है वो कोई मजीद आगे जो है हमारे हालात उनसे बेहतर हो। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि अगर भारत के साथ हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात भी कायम होंगे तो वो भी मुझे लगता है कि आने वाली किसी हुकूमत में ही होंगे। इस वक्त तो हुकूमत जो है खुद अपनी अपोजिशन की जमातों के साथ जो है नबर्द आजमा है और जितना जलील जो है वहाँ की सियासी जमातें कर रहे हैं, जितने दानिश्वर वहाँ के इस वक्त हुकूमत के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। लेकिन दो वाकयात एक साथ हुए, एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अमेरिका में बड़ी मुखालफत हो रही है और इसी तरह नरेंद्र मोदी की जो है वो भारत कि अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त जितनी उनकी बदनामी हो रही है, जितना लोग उन्हें डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और जब आप अपने वजीर आजम को डिस्क्रेडिट करते हैं, जब आप अपनी हुकूमत को डिस्क्रेडिट करते हैं तो गोया आप पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे कहाँ पहुंच गया और भारत कहाँ पहुंच गया। भारत को तो आज अपना तेल हासिल करने के लाले पड़े हुए हैं। आज आपको याद होगा कि भारत की क्या पोजीशन थी ईरान के साथ। हम चाबहार में उन्हें देख रहे थे, हम देख रहे थे कि उनके वहाँ कैंप्स बन रहे हैं, हम देख रहे थे कि वो ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज उनकी क्या पोजीशन है? नहीं साहब, आपने दो शख्सियात की बात की है, ट्रंप की अमेरिका के अंदर मुखालफत और मोदी की इंडिया के अंदर मुखालफत। एक और शख्स है नेतन्याहू, उसकी भी मुखालफत हो रही है सर। वहां पर जो करप्शन के केसेस थे वो दोबारा खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका एहतसाब होने के बारे में जो है बातें हो रही हैं, कोर्ट के अंदर फैसले होने के इम्कानात ज्यादा हो गए हैं। तो नेतन्याहू भी परेशानी का शिकार है और अब यह बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। नहीं साहब सुनिएगा, ईरान के साथ हम हालत जंग में हैं, तो इंडिया की जानिब से तो अगर आप कहते हैं कि कोई एडवेंचर नहीं होता, यहां पर इसराइल की जानिब से किसी किस्म का कोई एडवेंचर हो सकता है या किसी प्रॉक्सी के जरिए इस अमल को सबूताश किया जा सकता है? नहीं, मैं देखिए पाकिस्तान का स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान का पूछते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि ये मौजूदा जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें अल्टीमेटली इजराइल को नुकसान पहुंचा है। देखिए हमें एक तो ये पता चल गया कि इजराइल के बारे में जितना हम सोचते थे या समझते थे या दुनिया समझती थी कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो नाकाबिले तस्खीर हैं, वो कोई बहादुर कौम है या लड़ने वाले होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो गिर पड़े हैं। सबको पता चल गया कि इजराइल कितना वल्नरेबल है। एक बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी हिमाकत वो नहीं करेंगे। ईरान के साथ करके भी उन्हें देखिएगा दुनिया भर में आज मगरिब में जो है वो उनकी कितनी मुखालफत है। यूरोप में इजराइल की इससे पहले इतनी मुखालफत नहीं थी जितनी आज है। अमेरिका में इजराइल इतना अनपॉपुलर नहीं था जितना आज है। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इस जंग के नतीजे में इजराइल को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर ऐसी कोई हरकत करे कि खुद या अपनी किसी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के साथ कुछ करने की कोशिश करें, तो वो मैं उसका इम्कान नहीं देखता। हाँ, ये बात जरूर है कि इस अमल को, इस पीस प्रोसेस को, चूंकि ये पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, अगर इस पीस प्रोसेस को वो कोई सबूताज करने की कोशिश करे तो वो उनकी ख्वाहिश भी होगी, उनकी कोशिश भी होगी
हो सकता है कि कोई तरीका अपनाने की कोशिश करें, लेकिन मैं समझता हूं उसके नतीजे में भारत की तरह इजराइल भी दुनिया भर में जलील ख्वार। यकीनी तौर पर बेहतर अहम बात की है आपने नईम कुरैशी साहब। साथ रहिएगा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो मुआहदे के हवाले से बातें हो रही हैं कि हतमी मुआहदा हो सकता है और उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है, जैसा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अगर होते हैं और मुआहदा होने वाला होता है तो मैं पाकिस्तान का दौरा करूंगा। और रिपोर्ट्स इस बारे में भी बताती हैं कि मसूद पज़ेश्कियान साहब भी ईरान की जानिब से पाकिस्तान आ सकते हैं। तो आप कभी उम्मीद है आपको कि ये मामला जो है किसी न किसी करवट बैठ जाएगा और मुआहदा हो जाएगा और उसकी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर पासदारी भी होगी? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। आपको, आपके मेहमान को, आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, मामला तय हैं। मामला तो 12 अप्रैल को भी तय थे। अगर फोन कॉल नहीं आते और नए इंस्ट्रक्शंस नहीं आते जेडी वेंस साहब को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से, तो मुआहदा तकरीबन वहीं हो जाता या कम से कम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाती। और उस बात का इज़हार नेतन्याहू ने भी किया कि जैसे ही जेडी वेंस साहब तैयारी में बैठे तो सबसे पहले उन्होंने फ़ोन कॉल करके उनको रिपोर्ट किया। तो बहरहाल मामला तय हैं और जितने भी नुकात थे, स्टिकिंग पॉइंट्स थे, उस पर एक किस्म का कंसेंसस ले लिया गया है दोनों पार्टी से। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये नेवल ब्लॉकेट क्यों करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इनफैक्ट मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त डायलेमा के शिकार हैं। यानी उनके बारे में तो कई एक्सप्लेनेशंस हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन इनसे हट के मैं समझता हूँ कि वो डायलेमा के शिकार हैं। एक तरफ जो जूइश लॉबी है, पैक है और उनका बिजनेस ग्रुप है, नियोकॉन्स हैं, एवेलेंजिकल्स हैं, क्रिश्चियन राइट मूवमेंट है, उनका प्रेशर है कि वॉर को कंटिन्यू करें और ईरान को बहुत हद तक कमज़ोर करें। और वो जो 3D टारगेट लेके चले थे कि डीकैपिटेशन करना है, डीवेपनाइजेशन करना है, रिजीम को डिसमेंटल करना है, तो एक तो वो प्रेशर है। दूसरी तरफ प्रेशर जो है उनका अपना मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जो समझते हैं कि अमेरिका फर्स्ट रखें न कि इजराइल फर्स्ट रखें। और फिर हमें यह भी मालूम है कि यूरोपियन जो इत्तेहादी हैं वो साथ देने को तैयार नहीं है। तीसरा, अमेरिका की खारजा पॉलिसी में जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स, तो वो भी उनके हक में इस वक्त नहीं है। तो आगे आग और पीछे पानी है। जब वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं तो इसका मतलब है वो मुख्तलिफ प्रेशर्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, और यही वजह है। और एक तो ये, दूसरा अमेरिका का एक ट्रेंड आपको नजर आता है कैरेट एंड स्टिक का, जिसको गन बोर्ड डिप्लोमेसी भी कहते हैं। वो एक हाथ अपना बंदूक पे रखते हैं और एक हाथ देखे जी हम आपसे बातचीत तो चाहते हैं, हमारी जरूरत है, लेकिन हमारा हाथ ऊपर होगा। ये कोरियन वॉर में भी यही किया था उन्होंने, वियतनाम वॉर में भी यही किया था, अफगानिस्तान की जंग में भी यही किया था। ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। क्योंकि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना, उनका एक करेक्टर बड़ा मशहूर है, माचू मैन करेक्टर, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है स्पेशली रिपब्लिकन्स की हुकूमत में। तो इसलिए हमें थोड़ी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। लेकिन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खातरी दिलवाई है कि वो इस मसले को, नेवल ब्लॉकेट को एड्रेस करेंगे। ये मसला हट जाता है तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ रहिएगा। नईम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब का, और डॉक्टर साहब और नईम कुरैशी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब और नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। जिस तरह की बात हो रही है कि आपने हुर्मस में पहले तो ईरान ने नाकाबंदी वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया था, लेकिन अमेरिका की जानिब से जब नाकाबंदी की गई तो ईरान ने दोबारा कर दी। अब अमेरिका की जानिब से फायरिंग भी की जा रही है, ईरान के जहाज़ों को भी रोका जा रहा है। खबर यह आई थी कि चाइना के जहाज़ के ऊपर भी फायरिंग की गई है। तो ये नाकाबंदी जो है ये किस किस्म की सहूलियात आगे बढ़ेगी, और क्या इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआहदा हो सकता है कि दोनों तरफ से नाकाबंदियां ना हो, और अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की वजह से ईरान जो है मुज़ाकरात से हिचकिचाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अभी मुस्तकबिल करीब के अंदर आपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर देगा ताकि ईरान भी खत्म कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ भी करवा रहे हैं या कर रहे हैं ये नाकाबंदी के हवाले से, ये अपने मुल्क के अवाम को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि वो अभी तक जंग में उनको कमांडिंग पोजीशन हासिल है या उन्हें जंग में फतह हासिल हो चुकी है। हालांकि
मैंने तो 10-12 दिन पहले ये बात कही थी कि जंग को वो हार चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। और जाहिर है कि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। देखिए, उनकी कोशिश ये है कि आखिरी लम्हे तक, जब तक मज़ाकरात कंप्लीट नहीं हो जाते, मुआहदा साइन नहीं हो जाता, वो यही कोशिश करते रहेंगे कि दुनिया में ये तासुर जाए कि अमेरिका की डोमिनेटिंग पोजीशन है, अमेरिका जो है वो इमर्ज हुआ है विक्टोरियस की हैसियत से। और जहां तक ईरानी हुकूमत का ताल्लुक है तो यकीनन वो भी चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए। वो नहीं चाहते कि दुनिया को ये तासुर दे जाए कि ईरान को शिकस्त हुई, और जाहिर है कि ईरान को दरअसल कोई शिकस्त नहीं हुई है। नुकसान होना अलग बात है, कम या ज्यादा जंग में नुकसान हो जाता है, लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह ईरान के अवाम ने जिस बहादुरी से अमेरिका का मुकाबला किया है, इसराइल का मुकाबला किया है, और उनके जो भी उनके हिमायती थे जिनका उन्होंने सामना किया जिस बहादुरी से, तो ये बात तो तयशुदा हो गई कि ये जंग जो है ईरान के अवाम ने जो है जीती है। बल्कि आलम इस्लाम में बहुत तवील अरसे के बाद हमें ऐसी खुशखबरी मिली कि किसी इस्लामी मुल्क ने जो है बैरूनी ताकतों को इस तरह जो है शिकस्त से दो चार किया है। और आप देखें कि अमेरिका की अपनी हिस्ट्री में इस तरह मुज़ाकरात जो है वो बहुत कम मौके ऐसे है कि जहां अमेरिका किसी हलीफ के साथ इस तरह बैठे बराबरी की सतह पे। तो सूरत-ए-हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि चाहे अमेरिका से डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाए, ईरान का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ जाए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाए, जब तक मुआहदा साइन नहीं हो जाएगा, जब तक ये छोटी मोटी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन दोनों ताकतें, बल्कि इजराइल भी, अमेरिका और ईरान, तीनों ताकतें सब यही चाहते हैं कि मामला जो है वो नेगोशिएशंस के जरिए मामला तय पा जाए, जंग जो है वो आगे ना बढ़े। मेरी बड़ी सोची समझी राय है कि ये मुआहदा जरूर होगा और मजीद खराबी होगी नहीं जब तक साथ बैठ नहीं जाता। किसी किस्म की पेशरफ्त हो सकती है, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, जिस तरह की बात की गई है, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेशरफ्त का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है उनकी जानिब से, और कहा जा रहा है कि हम हालत जंग में हैं, हमको ईरान के साथ जंग करनी पड़े दोबारा तो हम दोबारा करेंगे। ये दो मुतज़ाद बातें एक साथ उन्होंने बयान के अंदर की हैं, तो आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? वो हमला करने के लिए भी तैयार हैं और किसी ना कोई नई पेशरफ्त भी हो सकती है उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, अगर आप किसी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछे ना कि क्या इजराइल इस पोजीशन में है कि एक और जंग अफोर्ड कर सके, तो जवाब मिलेगा नहीं। गाज 2023 से अब तक जो सिर्फ फौजी कार्रवाइयां हैं उस पर $112 बिलियन इजराइल लगा चुका है। उनकी एग्रीकल्चरल सेक्टर और उनका टूरिज्म बिल्कुल ठप होकर रह गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। आर्मी नियर टू बी कोलैप्स्ड है। उनके जो मरकावा टैंक्स हैं, तकरीबन उनकी तादाद 400 बताई जाती है, 150 से जायद तो वो तबाह हो गए हैं सदरन लबनान में ऑपरेशन करते हुए। तो मेरा कहने का मकसद है उनमें अब वो सकत नहीं है। अगर अमेरिका दूसरी जंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट मेरा ये यकीन है, चाहे वो वियतनाम इसका यूक्रेन का मसला हो या ताइवान का, तो इजराइल तो एक छोटी रियासत है, इनफैक्ट अमेरिका के बलबूते के ऊपर खड़ी है। और पहली मरतबा ये तारीख में हुआ है कि यूरोप के ममालिक डिमांड कर रहे हैं कि या तो इसे आइसोलेट करें या इसके ऊपर पाबंदियां आयद करें, और वो तो इसे नेतन्याहू को और इसके वॉर कैबिनेट को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसे गिरफ्तार करके देना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहां अमेरिका में जो नई जनरेशन है, जैसे जनरेशनल गैप भी कहा जा रहा है, वो तो इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। गजा के इशू के ऊपर मोर देन 91% यंग जो यूथ है अमेरिका की, वो समझती है कि इजराइल को ख़त्म करके फ़लस्तीनियों के हवाले करें, बिकॉज ये सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोशन पास हुई है बड़ी मेजॉरिटी के साथ कि इसको ख़त्म कर दें, और यही सोर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी है। जो ईरान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स जर्नल के अंदर आर्टिकल लिखा है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कि अब इसे रीजनल अप्रोच इसके बारे में लेनी होगी। ये नहीं है कि खत्ते में एक के पास न्यूक्लियर वेपन हो और दूसरे के पास हो ही नहीं, और सारा उसके ऊपर जोर हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और जो बनाना भी नहीं चाहता। तो कहने का मकसद ये कि सिचुएशन बड़ी तेजी के साथ तब्दील हुई है। तो इस सूरत हाल में जब ये नेतन्याहू बयान देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो कमजोर पोजीशन पे हैं। जंग इसलिए उन्हें चाहिए थी कि उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, जंग खत्म होगी वो सीधा जेल में जाएंगे। ये वो बात है जो मुझे इस तरफ सोचने पे मजबूर करती है कि
फिर वो गजा में दोबारा हमला न कर दें, बिकॉज गजा वीक पार्टी है जी। और सीरिया के अंदर भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। फुल फ्लेज वॉर तो नहीं कर सकते, बिकॉज सीरिया का मतलब है कि फिर आप तुर्की के साथ आमने सामने होंगे। और बाय द वे अभी तो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं कि अब ईरान से ज्यादा उन्हें जो ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है वो तुर्की और पाकिस्तान से हो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इसे मीडिएट करवा रहा है और तुर्की जो है इस सारे प्रोसेस के पीछे है। और सीरिया के अंदर जो अहमद शरा की हुकूमत है उसे उसने मजबूत किया है, बिकॉज इजराइल समझता था असद के बाद सीरिया बड़ा कमजोर होगा और उसमें उनका अमल दखल होगा जैसे जॉर्डन में है। तो तुर्की ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम और नया जो अब देखें उधर से अमेरिका की चौकियां भी खाली हो रही हैं और सीरियन जो फोर्सेस है उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। तो तुर्की को भी वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं कि तुर्की उनके दरवाजे के ऊपर आके खड़ा हुआ है। जी ठीक है। नईम कुरैशी साहब, जिस तरह की बात की थी, अब मुज़ाकरात के पहले दौर की अगर हम बात करें तो उसमें ईरान ने लबनान जंग बंदी के हवाले से एक पॉइंट रखा था कि इसके ऊपर जंग बंदी होगी तब हम आएंगे, और वैसा हुआ भी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करवा रहे हैं इसराइल और लबनान के दरमियान। तो आप समझते हैं कि जैसे ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बातें हम कर रहे हैं ज़ोरों शोर से, लबनान और इसराइल की जंग बंदी के हवाले से भी मार्को रूबियो जो हैं कोई मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और यही अच्छा वक्त है, जिस तरह इसराइल इस वक्त फंसा हुआ है तो मुआहदा हो जाए और ये एक तरह से फतह होगी ईरान की, क्योंकि ईरान एक तरफ अमेरिका के साथ मुआहदा कर रहा है और दूसरी जानिब इसराइल का और लबनान का भी मुआहदा हो जाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मुआहदा भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इजराइल ने लबनान में जो इस वक्त जंग छेड़ी उसका मकसद यही था, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो अभी जंग करने की पोजीशन में है। हालांकि दर हकीकत वो, जैसे कि अभी हमारे मौजूद मेहमान फरमा रहे थे कि इजराइल अभी इस पोजीशन में नहीं है, वो मॉनेटरी भी फाइनेंशियली भी इस पोजीशन में नहीं है। उसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा हालात इजराइल के अच्छे नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इजराइल के लोग खुद भी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अवाम की सपोर्ट से जंग लड़ी जाती है और उन्हें सपोर्ट नहीं है। वहां लोग इजराइल को छोड़ के निकलना चाहते हैं बजाय लड़ने के। तो ये बात इजराइल को अच्छी तरह पता थी कि अब उनके पास ईरान के साथ जंग करने की जो है कैपेसिटी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने महज ये जाहिर करने के लिए लबनान के साथ जो है ये जंग छेड़ी थी और इतने लोगों को उन्होंने शहीद किया। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि हम एक बड़े मुआहदे की तरफ देख रहे हैं और एक बड़ा मुआहदा हो सकता है, तो फिर ये मामला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में ईरान ने बहुत जोर देकर ये शर्त रखी है कि जब तक लबनान के साथ मुआहदा नहीं होगा, जब तक वहां सीज़फायर नहीं होगा, वो मुआहदा नहीं करेंगे। और इससे पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कह चुके थे कि वहां भी सीज़फायर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में मुझे उम्मीद है कि वहां भी सीज़फायर भी होगा और मुआहदा भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। इंशाल्लाह यहाँ मुआहदा हो जाता है और ईरान के ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं, तो पाकिस्तान का क्या फायदा हो सकता है? हम देख सकते हैं कि गैस पाइपलाइन का मामला जो है वो हल हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत जो है सस्ती तौर पर मिल सकती हैं, बाहमी तिजारत की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं, और महंगाई का जो तूफान आया हुआ है ये भी कम हो सकता है। इसमें मेन किरदार जो है पूरी दुनिया जो एक्सेप्ट कर रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें और उनकी काविशें हैं। पाकिस्तान का किरदार यकीनी तौर पर सबके सामने आया है। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान का भी यकीनी तौर पर फायदा होगा। देखिए 5 किस्म के डिविडेंड्स आपको इससे मिलेंगे। अच्छा, और मिल भी रहे हैं। हाँ। एक तो ये कि नोबेल पीस प्राइज के बारे में बातें चल रही हैं, इसका बातों का चलना, मुख्तलिफ ममालिक से प्रपोजल्स आना, ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है। इसका मतलब ये कि सियासी तौर पे, सफारती तौर पे आपका कदो काट जो है वो बुलंद हो रहा है। दूसरा ये कि माशी लिहाज से अभी आपने देखा कि ईरान के थ्रू आप ताजिकिस्तान तक पहुंचे हैं। इसका मतलब ये कि आपको ये इजाजत मिल गई है कि आप ईरान के बरास्ता सेंट्रल एशिया एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। और ये इस तरफ भी इशारा है कि ईरान पे पाबंदियां नरम होने जा रही हैं। तीसरी बात आपने खुद कर दी कि आपको सस्ती गैस वहां से भी मिल सकती है, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती एनर्जी मिलेगी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो सस्ते दामों होगी और दुनिया में आप compete कर पाएंगे। उसके अलावा सऊदी अरब से आपको पैसों का मिलना, अरामको की रिफाइनरी का लगना ग्वादर, ये भी एक अच्छे आपको साइन नजर आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो आपकी कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है विद द हेल्प ऑफ चाइना, जो आप ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से मिलाना चाहते हैं, वो कनेक्टिविटी जाके जुड़ सकती है ईरान के बरास्ता नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के साथ, कॉरिडोर के साथ।
और उस मद में जो टोल आप कलेक्ट करेंगे वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, अगर ये ट्रैफिक यहाँ से चलना शुरू हो जाती है। आपके पोर्ट्स दोबारा जिंदा हो रहे हैं, आपका जो एयरपोर्ट है गवादर का वो जंक्शन बन सकता है इस वक्त पूरे खित्ते का, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो कम है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के डिविडेंड्स हैं, देखिए अगर आप ईरान ये हो जाता है तो ईरान स्टेबलाइज हो जाएगा, आपका एक बॉर्डर स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट खुद अफगानिस्तान पे भी आएगा और फिर सिक्योरिटी वाइज आप ज्यादा जो है मजबूत नजर आएंगे। तो मैं समझता, और फिर लास्ट जो है जो सोसाइटल लेवल पे जो डिविडेंड है वो बहुत बड़ा है। आपकी जो आबादी है, आपका जो मीडिया है जिसमें आप भी शामिल हैं, उसमें 80% जो लोग हैं वो तो इस वॉर के खिलाफ है ना, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो और वो ईरान को स्टेबल देखना चाहते हैं, और अमेरिका के साथ भी आपके तारीखी ताल्लुकात हैं। तो इस सूरत में जो पब्लिक ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी फॉरेन पॉलिसी में, एक्सटर्नल बिहेवियर में, और उससे जो आपके लोग हैं वो मुतमईन होंगे हुकूमत की इस कारकर्दगी से, और जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं उसे वो अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये, एक तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप डिविडेंड हासिल करेंगे, इसका इम्पैक्ट, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके मुल्क के अंदर क्या आएगा, उस पर मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि जिस बहादुरी से हमने बाहर एक्सटर्नल फ्रंट पे कामयाबी हासिल की है कि हम इंटरनल फ्रंट पे भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आए ताकि हर एरिया के अंदर मजीद पाकिस्तान मजबूत बन के उभरे। अच्छा नईम साहब, जिस समय की बात की है डॉक्टर साहब ने, यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो सेहरा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन करवाया, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होते हैं इस जंगबंदी के नतीजे में, इस मुआहदे की सूरत में ईरान के साथ बायलैटरल मामलात आगे बढ़ते हैं, तिजारत बढ़ती है, यकीनी तौर पर फायदा पाकिस्तान का ही होगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि क्या क्या फायदे जो गिनवाए हैं डॉक्टर साहब ने उनके अलावा? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डिविडेंड पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मिलेगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी क़यादत का ये भी एक इम्तहान है कि मौजूदा सूरत हाल से हम पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट गेन करते हैं। वो फवाइद जो सिफारती सतह पे है, आलमी सतह पे हमारे वक़ार की बुलंदी है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसे मुआशी तौर पर जो है आप किस तरह इसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक ईरान और पाकिस्तान का गैस मंसूबा जो है वो आपको पता है कि कब से जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और आप भी ये बात जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसके दबाव की वजह से जो है वो बेनिफिट हम ईरान से नहीं उठा पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर वाकई हमारी आलमी सतह पर ऐसी पोजीशन हो गई है, हम अमेरिका के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम जंगबंदी में कभी किरदार अदा कर रहे हैं, तो फिर हमें ईरान से गैस के मामले जो है अपना तय करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत की कवर जो है वो हमारी जो है, आपको पता है कि जो हमारी कीमतें हैं एनर्जी की, उसने हमारी इकोनॉमी की जो है वो कमर तोड़ कर रखी है। अगर हम ईरान से सिर्फ यही बेनिफिट ले सकें तो हम अपने मुल्क और अपनी मईशत की बहुत बड़ी खिदमत कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत का ये भी एक बड़ा इम्तिहान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिर में एक और अहम पॉइंट की जानिब में निशानदेही करना चाहूँगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे चाइना के शहर उरुमची में, वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि ये किसी किस्म की कोई ख़तरे की बात नहीं है, इस महाज के ऊपर अब वैसी लड़ाई नहीं होगी जैसी माजी के अंदर हुई थी, और पाकिस्तान ने इस मामले को टैकल कर लिया है? देखिए, जो दहशत गर्दों का नेटवर्क था उसके पीछे भारत और इजराइल था। लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश पवार ने रिकॉर्ड के ऊपर बयान दिया कि हम उनकी मॉनेटरी हेल्प कर रहे हैं और इजराइल उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प कर रहा है, ताकि पाकिस्तान को भी टारगेट करें और ईरान को भी टारगेट करें। तो पाकिस्तान ने जो वहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं उसमें आपने देखा कि उनकी कमर टूट गई है। आज भी और कल भी काफ़ी दहशत गर्दों को टारगेट किया है। सिलसिला हल्की फुल्की ठक ठुक तो चलती रहेगी, लेकिन हमने उनकी कमर तोड़ दी है। और ख़ुद जो तालिबान की रिजीम है वहाँ पे बैठी हुई, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी रिजेंटमेंट है, और एक कोई लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक फोर्स बनी है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं। नॉर्दर्न अलायंस के अंदर भी दोबारा से ज़िंदगी आ रही है, तो कमज़ोर पोजीशन के ऊपर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें बिलखुसूस अगर मैं चाइना को कहूँ, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, उन्होंने तो पहली रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में इक़दाम लिए हुए, और वो चाहते हैं कि इलाकाई सतह के ऊपर इस मसले को, इस नासुर को कुचला जाए। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान, और फिर हमने जो ये ईरान के रास्ते, सेंट्रल एशिया का रास्ता लिया है,
अफगानिस्तान को हमने बाईपास कर लिया है। चाइना भी अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए वो खुद सेंट्रल एशिया के अंदर इन हो रहा है और उसने उस रूट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। तो अफगानिस्तान की वो अहमियत नहीं रही है। इसी वजह से एफपैक्स का टाइटल अब खत्म हो गया है और आपको जो है वो मीना रीजन के अंदर डाल दिया गया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे आपका अंदाजा होता है कि आप 3 लैंड मासेस जो हैं उसमें पिवोट की शक्ल अख्तियार कर गए, साउथ एशिया, यूरेशिया और वेस्ट एशिया के दरमियान में। अब इसमें ये ज़रूर है कि चाइना ने पूरी कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो, निचली लेवल पे बात भी हुई, उसकी कुछ असरात भी अच्छे नज़र आए, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान में। उनकी भी अब मैं क्या बताऊं कि एक पूरा पैटर्न है उनके बिहेवियर का अनफॉर्चुनेटली, और ये आज का नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले का है। जब खिलाफत मूवमेंट चली थी, आपको याद है मौलाना मोहम्मद अली जोहर और शौकत अली जोहर के ज़माने में, तो उस वक्त दारुल हरब करार दिया था इस बरसगीर के मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों ने हिजरत की तो अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर सील कर दिया। और आपको याद होगा 79 जब सोवियत इंटरवेंशन होती है दिसंबर में, तो तकरीबन 3 मिलियन अफगानी आए, हमने उनको गले से लगाया और अपने साथ रोटी खिलाई, तालीमी इदारों में जगह दी, यहाँ तक कि कारोबार के अंदर, यानी ये जो किस्सा खानी बाजार है पेशावर की, ये तो सारी अफगानियों के हाथ में, वो जो हयाताबाद है वो तो सारे अफगानियों के हाथ में। तो हमने तो बड़ी सखावत दिखाई, लेकिन फिर जो हमें नताइज मिले, क्लेशन ऑफ कल्चर, हीरोइन कल्चर, आपकी कराची बर्बाद हो गया, आपकी बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी थी, बाहर तासुर खराब हुआ। तो हमने बड़े असबाक सीखे हैं, सबक सीखे हैं, अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, इस चक्कर से भी हम बाहर आ गए, कम से कम क्लियरिटी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो हमने काम काफ़ी अच्छा किया। और वो मैं आखिरी जुमला कहूँगा, ये अगर हम काम न करते ना, तो आप यकीन जानिए कि बलूचिस्तान और KPK के अंदर ऐसे सॉफ्ट जगहें वो ले लेते जिसके ज़रिए वो ईरान के ऊपर भी वार करते और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में बड़ी गलत फहमियाँ बनती। तो हमने टाइमली ऑपरेशन करके नासूर को किसी हद तक ख़त्म कर दिया। नईम कुरैशी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से आलमी मईशत के ऊपर जो असरात पड़ रहे थे और महंगाई की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो आलमी सतह पर जो बेचैनी पाई जाती है उसके अंदर कमी होगी, चीज़ें जो हैं सस्ती होंगी पूरी दुनिया में, और यकीनी तौर पर इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। रशिया ने भी एक बहुत बड़ी पेशकश की है, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मदद और ताउन के लिए तैयार हैं। रूस ने बड़ी पेशकश की है, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकराती अमल नहायत अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम होगी बल्कि आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात से भी बचा जा सकता है। तो दुनिया भर का तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। और मगरबी महाज की अगर बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऐड किया है कि यहाँ से पाकिस्तान को मुतमईन नहीं होना है, इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल सही बात है कि रशिया ने जो ऑफर की है वो बहुत मुनासिब है, क्योंकि खित्ता इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसमें ये बहुत जरूरी है कि जिस हद तक हो, जहां तक हो, ये मुआहदा हो जाए, जंग खत्म हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशतें जो है वो इससे मुतासिर है। आपको पता है कि एनर्जी की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ जाती है तो पूरी दुनिया की मईशत हिल जाती है। इस वक्त एक टू सर्टेन एक्सटेंट इस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी है कि 100 के करीब आसपास जो बैरल चल रहा है उस हिसाब से अभी सुकून है। अदरवाइज ये है कि अगर थोड़ी सी भी इस जंग को किसी ने चिंगारी दिखा दी तो आपको पता है कि फूड प्राइसेस कहाँ चली जाएंगे और दुनिया की मईशत जो है ना एक दफा फिर एक बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी। लिहाजा हम समझते हैं कि इस आखिरी नोट पे मैं यही कहूँगा कि हमें अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुआहिदा किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगा और दुनिया दोबारा सुकून का गहरा हो जाएगी इंशाअल्लाह, यकीनी तौर पर। नईम कुरैशी साहब, सीनियर तज़िया कार, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम में शुरू में मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब ने भी ज्वाइन किया था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर यह मुआहिदा अगर होता है तो इससे न सिर्फ ईरान का फ़ायदा बल्कि पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।